ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना। Right. इनका जो एक टिपिकल सिम्टम है कि विद सर्जिकल प्रिसीजन दे विल कट यू अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। घर में तो खौफनाक तरीके से बिहेव करते हैं और बाहर ऐसे जतलाएंगे कि इनसे अच्छा पति और कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा सन इन लॉ कोई और नहीं हो सकता, इनसे अच्छा फादर कोई और नहीं हो सकता। किस तरीके का टारगेट ये लोग देखते हैं? जो बेसिकली डिसेंट होते हैं, जिनको ये मैनिपुलेट कर सके, जो सीधे होते हैं, अगर सरल भाषा में बोले जो सीधे होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग मंकीज। ये लोग उन फ्लाइंग मंकीज को भेजते हैं बताने के लिए वो तो वेट कर रहा है, वो तो इतना आपको प्यार करता है, आप ही गुस्से में घर छोड़ के गए हो। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या नार्सिसिस्टिक लोगों का इलाज है? जिसको कहते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं बोलते, सूरदास कहते हैं। तो इनडायरेक्टली उनको हम फैमिली थेरेपी का हिस्सा बना लेते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कि अपने ही दुश्मन से प्यार। हेलो फ्रेंड्स, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। इनका ईगो इतना इनके ऊपर हावी हो जाता है कि ये लोग सामने वाले को बहुत ही छोटा करके देखते हैं, हर चीज़ का ब्लेम उनके ऊपर डालते हैं। पर ये ईगो जो इतना इन्फ्लेटेड दिखता है, जो ये सेंस ऑफ सुपरियॉरिटी जो उनके अंदर दिखती है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली सच नहीं होती है। ये एक बबल होता है जो लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर खड़ा हुआ होता है। हमने जब अपना पहला एपिसोड रिलीज किया नार्सिसिस्टिक के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने उसके साथ कनेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके विक्टिम हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है। तो जब लोगों ने कनेक्ट किया तो लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। उन्होंने हमसे मेंशन किया कि आप इसका एक सीक्वल बनाइए जिसमें हमें और हमारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करिए। तो आज का एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए जो नार्सिसिज्म को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ कैसे डील किया जा सकता है या कौन से लोग इनके टारगेट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट होगी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में और इसके साथ साथ कि आप कैसे डील कर सकते हैं इन लोगों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज का हमारा एपिसोड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर है। यस, हमने इसके ऊपर पहले भी एपिसोड बनाया है डॉक्टर अमिता पुरी के साथ। आज फिर हमने उनको इनवाइट किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रही। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस में लिखा कि मैम आप दोबारा से इसके बारे में और विस्तार से हमें बताइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा इसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने दोबारा डॉक्टर अमिता पुरी को बुलाया है। वेलकम डॉक्टर अमिता पुरी, वेलकम बैक टू अवर एपिसोड। थैंक यू। यस मैम। सो जब हमने एपिसोड रिलीज किया मैम, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया, सराहा और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमें ये एपिसोड बहुत पसंद आया है, ये हमारे दिल को छू गया है। हमारे फैमिली में हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारी पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है। बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया और हमें बताया कि वो लोग भी इस चीज़ को झेल रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे, और वो लोग परेशान हैं और उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से वो शायद और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा इसके आगे भी हमें बताइए। सो मैम, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पे हम पहले चलते हैं। हमारे जो कमेंट्स आए थे उनमें से एक लेडी का क्वेश्चन था कि मेरा हस्बैंड जो है नार्सिसिस्ट है, पिछले कई सालों से है, पर मुझे अभी पता चला है कुछ टाइम पहले, और वो दूसरों के सामने बहुत अच्छा रहता है, दूसरी लेडीज़ के साथ इन्वॉल्व भी हो जाता है, उनको खुश रखता है और उनके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाता है। घर में मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत मारता भी है और कई चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम भी करता है। पर क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो मैं अभी उसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ,
तो मैं क्या करूं, मैं स्टक हूं इस सिचुएशन में। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने भी आ रहे होंगे जो इस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं छोटे हैं, जिनकी वजह से वो इस रिलेशनशिप से अलग नहीं हो पा रहे हैं और उनके स्पाउसेस बहुत तकलीफ में हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देती हैं? आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे मैम, तो आप उनको क्या बोलते? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत मेन कई बार आते हैं, वो भी ये बातें बताते हैं कि घर में क्लेश होता है, वाइफ सुनती नहीं है, बात बात पे झगड़ती है, लड़ती है, और वो अपने घर वालों से बात करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं अगर अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ उसको बुरा लगता है, तो नक जाती है, तुम हमेशा ये करते हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा इन लोगों का होता है। तो जो आपने लेडी का बताया वो भी बहुत केसेस हैं, लेकिन मेन भी बहुत सारे हैं वो आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना, राइट। मेन को भी हो सकता है, वुमेन को भी हो सकता है। अभी आपने जो क्वेश्चन आपने लिया वो एक लेडी का लिया कि उनके हस्बैंड ऐसे करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इनका जो एक टिपिकल सिम्टम है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन का, कि विद सर्जिकल प्रिसीजन दे विल कट यू अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके। तो वो आपके दोस्तों से आपको एलियनेट करेंगे, आपके परिवार वालों से एलियनेट करेंगे, और करने के ना वो गैस लाइटिंग छोटे छोटे तरीकों से शुरू होता है। पहले तो लव बॉम्बिंग, एकदम आपको ऐसे जतलाएंगे कि आपके बिना तो उनका गुजारा ही नहीं हो सकता, आपके जैसा हमदर्द साथी तो उन्हें ज़िंदगी में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। वहाँ से शुरू करके कि तुम क्या हो, तुम मेरी लाइफ में एक ऐसा कीड़ा हो जिसको मैं निकालना चाहता हूँ, निकल भी नहीं पा रहा, और तुम्हारी औकात तो कीड़े से भी बिल्कुल गई गुजरी है। तो जब इस टाइप की बातें हर रोज़ सुनते हैं फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली स्पाउस, तो उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि और जगह से तो उन्हें अच्छी खासी इज़्ज़त मिल रही होती है। वो उनका दिमाग उनको बोलता है कि भाई मेरे अपने दो लोग हैं, मेरे और परिवार के लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनके सामने तो मैं एक बहुत अच्छी एक नेक दिल औरत हूँ, जैसे ये केस में भी है। या मेरे, और अगर वो जॉब नहीं करती लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस में परिवार के लोग तो उसे मानते होंगे। एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जो सोचता है और कहता रहता है बार बार, जतलाता रहता है बार बार कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल है, तुम पैदा ही मेरे को तंग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हुई हो। या इस टाइप की स्टेटमेंट्स अगर रोज 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 सुनने को मिले तो सेल्फ एस्टीम एकदम शैटर हो जाता है। जो लेडीज़ हैं वो बोलते हैं कि हमारा मन करता है कि हम मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है कि विल गो एंड जंप, या कुछ कर ले अपने साथ, मगर कहीं जा नहीं सकते। और क्यों? क्योंकि ये पर्सन घर में तो खौफनाक तरीके से बिहेव करते हैं और बाहर ऐसे जतलाएंगे कि इनसे अच्छा पति और कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा सन इन लॉ कोई और नहीं हो सकता, इनसे अच्छा फादर कोई और नहीं हो सकता। मगर घर वालों को मालूम होता है, बच्चों को मालूम होता है कि रियलिटी क्या है। तो हमारा फिर सजेशन यही रहेगा ऐसी सिचुएशन में कि जब आप पहले तो समझिए कि ये प्रॉब्लम है, ये मेंटल इलनेस है, अपने आप को ब्लेम करना छोड़िए, क्योंकि वो आपको सेल्फ ब्लेम में इतना डाल देते हैं कि मेरी हर प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वो तुम हो। कुछ भी मेरे साथ गलत होता है तुम्हारी वजह से। ये इतना ज़्यादा उनके दिमाग में घर कर जाता है कि सोते बैठते उठते जागते उनको यही ही सताना सुनने को मिलता है। तो पहले तो हम अपने सेल्फ गिल्ट और सेल्फ ब्लेम से बाहर निकले, अपना दिमाग भी लगाएं अपने बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, विच मीन्स सेल्फ लव पे फोकस करें। क्योंकि आपने जो पहना उसके ऊपर कमेंट आ जाएगा, आपने कुछ होम मैनेजमेंट किया उस पर कमेंट आ जाएगा, आपने कुछ कुकिंग किया उस पर कमेंट आ जाएगा, आपने किस तरह से हंस रहे हैं उस पर कमेंट आ जाएगा, आप किस तरह कॉल पे बात कर रहे हैं यानी आप कुछ भी करेंगे कमेंट्स तो आने हैं, और बुरे बुरे गंदे गंदे कमेंट्स आने हैं। तो सेल्फ लव से शुरू होके, चैरिटी बिगिंस एट होम, सेल्फ लव से शुरू होके धीरे धीरे अपने दोस्त बढ़ाइए और बनाइए जो, और उनको बताना शुरू करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है,
ये सारी अब्यूज़ एनोनिमिटी में हो रहे हैं। लोगों को विश्वास जल्दी नहीं आता। मेरे पास एक लेडी, वो प्रोफेशनल लेडी है, वो अपने सीए को मेरे पास लेकर आई कि आप बताइए सीए को मेरे कि मेरा हस्बैंड कैसे कैसे मिसबिहेव करता है, कि मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मेरे को अपनी जान का खतरा है, मुझको मेरे बच्चे के जान का खतरा है। वो पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को लेके गई, 2 दिन बाद इतना मारा था उस बच्चे को बाथरूम में ले जाके, और वो उसके घर में हर जगह वो कैमरास मौजूद है। तो बेचारे अपने मन से बात भी नहीं कर पाते, मदर और सन, 5 साल का बच्चा। और 2 दिन बाद बच्चे के नाक से रात भर काफ़ी खून आया। वो डर गई एकदम कि क्या हुआ, कभी नहीं हुआ था, और कहीं हेड इंजरी तो नहीं हो गई। तो आप देखिए इस खौफ से जो गुजरता है वो अपना प्रोडक्टिविटी ऑफिस में दूसरे काम में कैसे लेकर आएगा। और अभी तो ये प्रोफेशनल लेडी है, प्रॉब्ली आप जिस लेडी की बात कर रहे हैं वो तो जॉब भी नहीं करती, तो आप बताइए उनका तो और बुरा हाल है। उनको सपोर्ट नहीं मिलता, सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, घर वाले भी, पेरेंट्स भी एक एज के बाद अशक्त हो जाते हैं, वो नहीं हेल्प कर पाते चाहते हुए भी। फिर हमारा सामाजिक दायरा, फिर बोलते तुम एडजस्ट कर लो, तुम अडेप्ट कर लो। तो प्रॉब्लम्स तो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रहने की इतनी सारी है कि कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता। सो ट्रू मैम, जब आप बता रहे हो तो मुझे भी मेरे पास आए हुए कई क्लाइंट्स के फेसेस याद आ रहे हैं। मतलब एक लेडी जो आई थी वो शी टेल्स लाइक कि शादी हो गई तो ये लोग जो हैं, अभी हमारे समाज में क्या है कि तुम गई हो तो तुम्हें पुराने घर में वही तुम्हारा अपना घर है, अब ये घर तुम्हारा अपना घर नहीं है, ये माइंड में डाल दिया जाता है। अब शायद फिर भी चीज़ें बदल रही हैं, पर हमारी जनरेशन के लोगों के साथ तो ये बहुत ही होता था कि माइंड में ये डाल देते थे कि अब तुम जा रही हो, वही तुम्हारा घर है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर इस तरीके का माहौल होता है तो हिम्मत नहीं होती लड़की की बाहर निकल कर के बताए लोगों को कि किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। और ये लोग इतना गिल्ट भर देते हैं उनके अंदर, इतना ठूस के गिल्ट भर देते हैं कि वो बाहर निकलने में भी शायद बहुत टाइम लग जाता है। तब तक हम लोग बच्चों की मेंटल हेल्थ का कितना नुकसान कर देते हैं, हम अपनी खुद की मेंटल हेल्थ का कितना नुकसान कर देते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। बहुत सारे क्लाइंट्स के ऐसे फेसेस आप जब बताते जा रहे हो तो मेरे माइंड में से याद आ रहे हैं कि हाउ दे गो थ्रू द हेल। एक्चुअली हेल से निकल करके ये लोग आते हैं। जो एनपीडी वाले लोग हैं इतना टॉर्चर करते हैं, मार पिटाई, फिजिकल अलग है, मेंटल अलग है, हर लेवल पे इन लोगों के साथ जो है टॉर्चर होता है कहीं ना कहीं। और मैनिपुलेट करते हैं ना आपको, गिल्ट में डाल डाल के सारा काम करते हैं। और कहीं गलती से आपने मुंह खोला, अपना सजेशन दिया, आर्गुमेंट तो बहुत दूर की बात है, मुंह ही खोला सजेशन देने के लिए, उसमें भी फिजिकल वायलेंस हो जाता है। इमोशनल वायलेंस तो हर जगह है। और लव बॉम्बिंग भी शुरू में करके बहुत पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमने तो मना किया था, ना कर ना कर। तो इस उस और जनरली आप देखेंगे एनपीडी वाले व्यक्तियों की लव मैरिज होती है। अरेंज में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली काफ़ी केसेस में लव मैरिजेस में ही तो लड़कियां या लड़के और घबराते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया, लड़कों के काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा, और स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी पैटर्न्स या नार्सिसिस्टिक फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, मगर मोर और लेस बैलेंस है। हमारे इंडिया में तो वो कैमोफ्लैज हो जाता है ना कि men are like that, लेकिन दिस इज बियॉन्ड एंगर इश्यूज, दिस इज बियॉन्ड कल्चर इश्यूज। जो ये बीमारी है ना, ये बीमारी है एक्चुअली, और ये दूसरों को तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बीमारी, इमोशनली तोड़ने के लिए, कि वो लड़की के घर वाले भी, एजुकेटेड फैमिलीज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि ये इज ही लाइक दैट, हो ही नहीं सकता। दैट्स सो ट्रू मैम। ये लोग जैसे आपने बोला मैनिपुलेटिव होते हैं, तो ये लोग कोई अपने टारगेट ढूंढ रहे होते हैं ना, इनको लगता है कि ये इंसान है जो आ जाएगा हमारे चक्कर में, उनके साथ ये लोग ज़्यादा इस तरीके का व्यवहार करते हैं। कोई इनको स्ट्रॉन्ग दिखता है तो शायद ये नहीं करते। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का टारगेट ये लोग देखते हैं। ये लोग उनको टारगेट करते हैं जो एक्चुअली शराफत में भरपूर होता है। बोलते हैं ना कि हमारी शराफत हमें ले डूबे, या किसी की कमजोरी
किसी की शराफत उसकी कमज़ोरी ही बन जाती है। लोग ऐसा डील समझते हैं कि अगर वो शरीफ आदमी, शरीफ मतलब डिसेंट है, बेसिक डिसेंसी है, बेसिक ह्यूमनेस है, जिसमें जो सेंसिटिव है दूसरों की फीलिंग्स के लिए। बहुत बार स्पाउसेस ऐसे लोगों के वो ये बोलते हैं वो भी तो बहुत अनहैप्पी है, वो भी तो बहुत दुखी है, वो भी तो सपोर्ट चाहिए उसको, अगर मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी इसकी लाइफ से ये बेचारा अकेला रह जाएगा, इसके पास तो कोई भी नहीं है, मेरे पास तो मेरी फैमिली तो है, मैं बात तो कर पाती हूँ, ये तो सिर्फ गुस्से में मेरे से ही बात करता है, लड़ता है। तो वो इमोशनल एक हम लोग ब्लैकमेल अलग चीज़ है, लेकिन इमोशनली ऐसे लपेटे में ले लेते हैं। तो जो सेंसिटिव होते हैं, जिनमें फॉरगिवनेस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो बेसिकली डिसेंट होते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा ऐसे लोगों की पकड़ में आते हैं। और ये लोग भी ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जिनको ये मैनिपुलेट कर सके, जो सीधे होते हैं, अगर सरल भाषा में बोलें जो तो सीधे होते हैं, जो जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग तो लव बॉम्बिंग, और लव बॉम्बिंग ऐसे कि आपको एकदम से कोई एकदम बोलने लगे, मुझे जैसे कोई बोले अरे आप तो ऐश्वर्या की तरह लग रहे हो, या आप तो कैटरीना कैफ हो, तो मैं भी सोचूं वाह रोज मुझे यही सुनने को मिले तो शायद मेरी एज में मैं भी दिस इज लव बॉम्बिंग। तो इसलिए लव अपनी जगह बॉम्ब, तो वर्ड ही बॉम्बिंग है। उसके बाद जब पकड़ में आ जाए फिर गैस लाइटिंग, लेयर बाय लेयर आपका सेल्फ एस्टीम ऐसे कट किया जाता है कि फिर आप किस पिट में गिरते हैं खुद ही नहीं मालूम होता। तो जब लव बॉम्बिंग है तो भी हमारे जो कदम है पैर जमीन पे नहीं होते, और जब बिल्कुल पाताल लोक में जाते हैं तो भी पैर जमीन पे नहीं होते। तो ऐसा ही लोग करते हैं। जब इन लोगों की हिम्मत ये उनकी तोड़ देते हैं इतना गिल्ट फीलिंग भर के, तो इसलिए सामने वाला इंसान जो है सामने आकर के अपने लिए कुछ भी स्टैंड नहीं ले पाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि इतना उनके अंदर गिल्ट डाल देते हैं, इतना सेल्फ एस्टीम ये लोग उनका ख़त्म कर देते हैं कि शायद सामने वाले को लगता है कि मैं यही डिज़र्व करता था, मे बी गॉड की तरफ से ही मैं ये डिज़र्व करता था। सो दीज काइंड ऑफ बिलीव दे स्टार्टेड हैविंग, राइट मैम। वो सेल्फ ब्लेम इतना ज़्यादा डाल देते हैं, और भगवान का जो एक होता है ना कि वो डर कि तुम ये करोगी या तुम ये करोगे तो तुमसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। somehow they put that fear into the mind। ये भी बहुत लोग बोलते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग मंकीज। अगर कोई छोटी मोटी हिम्मत करके बाहर निकलने की या बताने की कोशिश करता है तो फ्लाइंग मंकीज आ जाते हैं। कोई पड़ोसी आ जाएगा, कोई कज़न आ जाएगा, कोई आपका अपना सगा भाई बहन, ये लोग उन फ्लाइंग मंकीज को भेजते हैं बताने के लिए कि वो तो तुम्हारे बिना कितना वो घबराहट में बैठा हुआ है, वो तो वेट कर रहा है, वो तो इतना आपको प्यार करता है, आप ही गुस्से में घर छोड़ के गए हो। तो वो जो फ्लाइंग मंकीज कॉन्सेप्ट भी ये लोग करते हैं। फिर पब्लिक स्मेयरिंग, तो फ्लाइंग मंकीज से पहले पब्लिक स्मेयरिंग, आपकी रेपुटेशन की बिल्कुल तार ये लोग कर देते हैं। और उसमें भी बहुत लोग शर्मो शर्मी वापस आते हैं कि इतनी ज़्यादा आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है आपके अपने परिवारजनों के बारे में, इसके साथ आपकी फ्रेंड सर्कल को ये लोग बिल्कुल वो कर देते हैं। फ्रेंड्स भी सोचते हैं कि शायद कहीं मतलब हमने जो रूप देखा था वो तो ऐसा है नहीं। तो जो विक्टिम है वो ही विक्टिमाइज हो जाता है, और उसमें ये लोग मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। इसलिए पब्लिक स्मेयरिंग से हमें बच के रहना, और वो होगी ही होगी। जब भी आप अपना सिर उठाना चाहेंगे आपकी पब्लिक स्मेयरिंग होगी ही होगी। और अगर आपने कदम बाहर निकाला तो फ्लाइंग मंकीज भी आएंगे, उनके द्वारा भेजे जाएंगे। सो ये पैटर्न्स है, यही तो सिम्टम्स है। राइट, कि आप अगर बाहर निकलोगे तो ये इस तरीके से आसपास के लोगों को बता देते हैं कि मैं तो सीधा हूँ और मेरी गलती नहीं है, और ये नाराज़ होके चली गई है, इनको बुलाने को भेजना। लाइक ऐसे तो लोग संदेशा लेके, जो पहले कबूतर जाते थे वैसे फ्लाइंग मंकी जा रहे हैं संदेशा लेके, आ जाओ वापस आ जाओ। वो तो इंतजार कर रहे हैं आपका, वो तो देखो वो तो बिल्कुल गम में डूबे बैठे हैं या बैठी हैं। तो और उसके बाद जैसे ही, और ऐसा होता भी है, ये तभी
तो साइकिल ऑफ अब्यूज, इट हैपेंस लाइक दैट। तो जब वापस आते हैं ये सोच के, वो गाने की लाइन है ना कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच के हम सह गए। तो हर बार वो वापस आते हैं, हर बार अगेन गैस लाइटिंग शुरू हो जाती है, लव बॉम्बिंग, फिर गैस लाइटिंग, और उसके बाद क्योंकि इनको कोई जो टारगेट चाहिए, और स्पाउस से अच्छा या लाइफ पार्टनर से, जो पार्टनर है आपका, लिव इन पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो तो एक अवेलेबल विक्टिम है ना। और लेकिन ये अगर हम कॉज की तह में जाएं कि ये करते हैं ऐसा क्यों है, इनको क्या मिलता है, ये क्यों सैडिस्टिक है, तो वो इनके रूट कॉज बहुत बार ये लोग बड़े आराम से बताएंगे, शादी के बाद हुआ, इसने तो मेरी लाइफ ऐसे कर दी, ऐसे तैसे कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये चाइल्डहुड में ट्रॉमास इनके ट्रॉमास होते हैं, तो वो ट्रॉमास कुड बी कि मे बी इनके पेरेंट्स में से कोई था, मे बी इनको वो जो वातावरण था, एनवायरन, वो ठीक नहीं मिला। सो परसेप्चुअल रिजेक्शन डिसऑर्डर हो गया इनको। तो एक और नाम भी बॉर्डरलाइन और नार्सिसिस्टिक, ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं घिया तोरी का अंतर है। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोर और लेस मैचिंग ही है अगर हम सिंपल टर्म्स में जाएं। साइकोलॉजिकली हाँ थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन पैटर्न सिम्टम्स का और अपने अब्यूज़ को टारगेट करने का, अपने अब्यूज़ को विक्टिमाइज करने का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है इनका। ओके। तो हम बीपीडी बोलते हैं या एनपीडी बोलते हैं इनको, इन शॉर्ट टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स में। अच्छा। और ये जो होते हैं इनका, मगर दोनों का ही सेल्फ एस्टीम, ये शो करते हैं कि मैं बहुत बब्बरशेर हूँ, या मैं तो बहुत एग्रेसिव, आई एम डूइंग सो वेल। नार्सिसिस्टिक, आई मी माई सेल्फ, अटेंशन सीकिंग है, मगर जो रूट कॉज है वो इनका सेल्फ एस्टीम एक्चुअली इतना है, ज़ीरो है। तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, हाँ वो इनको कर दिया। पर चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड मतलब पेरेंट्स कुछ तो का ट्रॉमा हुआ है trauma। जिसका शायद पता नहीं उस समय चला हो, पर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब ज़्यादा ही आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हम ट्रीटमेंट की बात करें, दवा तो है नहीं कोई इनकी, तो उसमें फिर हम हिप्नोथेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, कॉर्ड कटिंग, तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, तो उसमें हमें सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, सेहत, SEHT, तो ये जो सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपीज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो CBT है, DBT है, डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थोड़ा सा माइल्डली असर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और इसके लिए लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, और उसके लिए जो सुन भी रहे होंगे बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्टिव मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्पेशली बडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो मास्टर्स कर रहे हैं और MPhil कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, स्किल्स ट्रेनिंग। सो मैम, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं कि इधर उनके स्पाउस और पेरेंट्स जो हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं और उनकी लाइफ हेल हो रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा नरक की ज़िंदगी बिता रहे हैं इस समय। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या नार्सिसिस्टिक लोगों का इलाज है? ये तो बहुत ही आपका बहुत डीप क्वेश्चन है, और जो बोलते हैं कि हमें बात की तह की गहराई में हमें जाना पड़ेगा, तो विच मीन्स कि इसके लिए ट्रेनिंग भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। That's so true. सो सुपरफिशियल लेवल का ट्रेनिंग लेके, हम मेयर डिग्रीज लेके, मुझे नहीं लगता कि आज हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। और हर कोई जो कर रहा है उसने काफ़ी एक्सपर्टीज़ ओवर टाइम, मे बी विद एक्सपीरियंस और मे बी विद अदर स्किल्स के साथ किया होगा। जैसे मैं बडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, मैनी ऑफ देम वुड बी लिसनिंग ऑल्सो, तो उनके लिए यही मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा कि अपने स्किल्स पे, आप स्किल सेट्स पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और थेरेपीज़ पे वर्क करिए, क्योंकि ये नॉर्मल CBT और DBT, डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी,
से ठीक होने वाला नहीं है। Right. मे बी सुपरफिशियल 1 और 2 सेशंस के साथ बात की जा सकती है। नार्सिसिस्टिक तो आपके काबू में ही नहीं आते थेरेपी के क्योंकि वो लिए। एक्सेप्ट ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि उनको उनके स्पाउस उनको लेके आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं भी है। उनको लेके आए और ये मनवा ले कि तुम नार्सिसिस्टिक हो, तो ये तो होने वाला कभी मनवा नहीं। ले और उसके बाद थेरेपी में आ जाए, वो Right, तो आप ही obvious सी को बात है। एकदम चेंजेस हाँ, कर देंगे। Right. कि नहीं जी, आपके अंदर आपकी वो तो आपकी डिग्री में, आपकी कॉम्पिटेंसेस में कमियां निकाल Right, देंगे। right. लोग बात करते हैं बहुत बार ऐसे आके कि हम वहाँ गए, ये गए, कुछ नहीं निकला, आप कैसे बोल रहे हो। लेकिन फिर हम धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं बोलते, सूरदास कहते हैं। तो इनडायरेक्टली उनको हम फैमिली थेरेपी का हिस्सा बना लेते हैं और हम बोलते हैं कि ओके, लाइक मे बी दिस इज योर चाइल्ड, मे बी दिस इज योर वाइफ और स्पाउस, तो इनको फिक्स करते हैं ना, इनको आप लेके आइए। तो जब हम ऐसे करके बोलते हैं तो वो तो बिल्कुल रजामंद हो जाते हैं कि ठीक है, फाइन, मैं लेकर आऊँगा। मतलब बिकॉज हमने आप पे ट्रस्ट प्लेस कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो आई मी माई सेल्फ उनका जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को थोड़ा सहला दिया। तो उसके लिए ये जो डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हुए हम फिर टारगेट करते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट पे। तो उसके लिए बहुत तरह की थेरेपीज बियॉन्ड साइकोथेरेपी चाहिए ना। साइकोथेरेपी क्या है? माई 10% माइंड इज कनेक्टिंग विद योर 10% माइंड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड से आ रही होती हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं जो दिखती नहीं है। उसको कैसे हील करें? इतने ट्रॉमा से हर कोई हर बात कहना नहीं चाहता। आंखों से समझ आ जाता है। अब तो हमें इतना समझ आ जाती है कि कोई जब व्यक्ति चल के अंदर आ रहा है, उसके चाल डाल से, उसकी लुक से ही समझ आ जाता है कि वो क्या महसूस हो रहा है, उनके फैमिली में क्या चीज़ है। जैसे कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जो स्माइल करने का एक ग्लेज पर्टिकुलर टाइप की स्माइल होती है, जो एनपीडी के जो स्पाउसेस हैं, आपको उनके चेहरे पे हमेशा मिलेगी। आंखों में एक दयनीयता होती है, जो कि वो जामा पहनाते हैं कि लाइक आई एम स्वीट, आई एम डोसाइल, आई एम हम्बल, आई एम ग्राउंडेड, आई एम नाइस, आई एम देयर फॉर द फैमिली। आप बताइए मुझे क्या करना है। टू ईगर टू प्लीज, इन दैट सेंस। सो यू कैन मेक आउट दैट दे हैव सफर्ड सो मच ऑफ सेल्फ एस्टीम शैटरिंग दैट दे नीड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। पहले उनके ऊपर वर्क करते इन द नेम ऑफ फैमिली थेरेपी। तो वो भी अपने आप डायरेक्टली नहीं आना चाहेंगे, और अगर हम उनको कुछ जतलाएं कि आप, आई मीन, नो वन वांट्स टू बी गिवन द लेबल ऑफ अ विक्टिम आल्सो। आपने कैसे पहचाना, आपको कैसे पता चला? मैनी टाइम्स पीपल से दैट, जब हम बोलते हैं ऐसा होता है वैसा होता है आपके फैमिली में, क्योंकि वो में भी कई बार वो बच्चे की प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो जब बच्चे को हम बात करते हैं तो समझ आता है फिर फादर या मदर को एनपीडी है। तो एक्चुअली तो हमें वहाँ ठीक करना है, तब जाके बच्चे भी ठीक होगा ना। या बच्चे के बिहेवियर पैटर्न्स पे ऐसा हो गया तो पता लगता है पेरेंट्स ठीक है, मगर ग्रैंड पेरेंट्स में कोई एनपीडी है। पेरेंट्स ने अपने को किसी तरह मैनेज किया हुआ है। तो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन डाउन द जनरेशन ये इश्यूज आ जाते हैं एनवायरनमेंट के कारण। तो हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। अच्छा, हिप्नोथेरेपी के बहुत सारे सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी के कंपोनेंट्स हम लेते हैं। वो यूज़ करते हुए फिर हम थेरेपी करते हैं। तो एक्लेक्टिक अप्रोच के साथ थेरेपी यूज़ होती है। मेयरली कहना कि सीबीटी डीबीटी स्किल्स को लेके थेरेपी आ गई, सो दिस इज़ ऑल्सो अ मिसनॉमर। एक्लेक्टिक अप्रोच और एनर्जी हीलिंग्स एंड हिप्नोथेरेप्यूटिकल अप्रोचेस, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपीज बहुत तरह की है वो भी, और वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पेशेंट्स पे तो बहुत लागू होती हैं। मैंने यूएस में भी इन चीज़ों को यूज़ किया है और मैंने देखा है कि वहाँ के क्लाइंटेल भी बहुत रिसेप्टिव हैं। अच्छा, टू आर हिप्नोथेरेप्यूटिक या सेहत SCHT, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी। उसके भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। मेरी नेक्स्ट बुक उसी के ऊपर आ रही है। सो द पावर ऑफ 3, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, इसके ऊपर कॉम्बिनेशन है। तो ये आ रही है, कॉम्बिनेशन की ही थेरेपी यहाँ काम करेगी, सिर्फ साइकोथेरेपी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी।
थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में ले जा करके हीलिंग करना, एनर्जीज देना, आई थिंक ये सारी चीज़ें फिर भी थोड़ा सा उनके पैटर्न को ब्रेक करने में हेल्प करें यहाँ पर। आप देखिए ना, आपको तो पता है कि घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, Right. आप फेस कर रहे हो, मे बी आप बताना नहीं चाहते टू द एक्सटेंट, अगर आप बच्चे को लेकर आए हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको ये डिप्रेशन इशू हो रहा है, तो ये आप कारण उनकी कहाँ बात पर कर है? रहे हो जो पार्टनर्स आते हैं या जो विक्टिम्स हैं उनकी हीलिंग की बात हो रही है उनकी यहाँ हीलिंग पर, की, और जो एनपीडी हैं उनकी इनडायरेक्ट हीलिंग होती है इन द नेम ऑफ फैमिली थेरेपी। तो इसको उनको भी बहुत हम इनवाइट करते हैं डिप्लोमेटिकली, कि आप भी अपनी करा लो ऐसा, एंड दे गेट उनको एज पार्ट ऑफ फैमिली थेरेपी कि अच्छा आपकी वाइफ को डिप्रेशन है तो ठीक है, आप यू इंश्योर दैट शी कम्स रेगुलरली फॉर थेरेपी। So when we tell them, they will bring her, they will bring the child for therapy. तो जब वो वैसा होता है तो in the name of family therapy, behavioral modifications के को सहारा लेते हुए और एनर्जी हीलिंग सबकॉन्शियस लेवल पे उनके दिमाग में ये बात डालते हुए, तो हिप्नोसिस यही नहीं कि आपको ट्रांस में ले जाके हिप्नोसिस हो गया, बात करते करते भी हो जाता है, बात करते करते इस तरह हाँ हो जाता है। तो उसमें वो जो सजेशंस देते हुए और इस तरह उनको हम बात करते हैं फैमिली थेरेपी के नाम पे, रिलैक्सेशंस भी मिल जाती, दे फील सो गुड। तो बोलते हैं कि हमें लगता है पहले क्यों नहीं आए। सो बट यू नो वो राजा है या रानी है इन देयर माइंड, उसको वो जो स्टेटस है वो स्टेटस को हम मेंटेन रखते हुए, क्योंकि वो तो चेंज जल्दी नहीं होगा। और रूल ऑफ थंब है, वेस्टर्न लिटरेचर में भी है कि इफ़ यू आर 40 years old, एनपीडी है या 50 years old या 30, तो रूल ऑफ थंब सेज कि उतने सेशंस चाहिए। एंड टेल मी हाउ मेनी विल कम फॉर दोज काइंड ऑफ सेशंस? पॉसिबल ही नहीं है, हाँ। उतना तो कोई नहीं आने वाला। मेरे पास 10-15 सेशंस भी बहुत मुश्किल से खींच के करने पड़ते हैं, इसी में एक्सपर्टीज लगती, देन दे कंटिन्यू, वंस दे स्टार्ट कमिंग, फिर एक फेथ डेवलप होने लग जाता है। देन फैमिली थेरेपी, इसका इलाज फैमिली थेरेपी में तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना। मे बी यू कम फॉर डिप्रेशन अपने लिए, लेकिन आपके बच्चे को भी हम देख रहे हैं, आपके स्पाउस को भी देख रहे हैं ओवरऑल, बिकॉज आपके डिप्रेशन को हमने दवा और थेरेपी से ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन देन वी आर सेंडिंग यू बैक इन द सेम एनवायरनमेंट फ्रॉम वेयर यू गॉट इट। तो वी हैव टू डील विद द एनवायरनमेंट, सो वी डू दैट एंड दैट इज व्हाट इट नीड्स टू बी डन। सो विच मीन्स कि जो ये बडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हमारे ये सेगमेंट देख रहे हैं, तो माय सजेशन वुड बी कि अपना अपस्किलिंग पे अभी से वर्क करना शुरू कर दो। अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, एनपीडी पे काम करना है तो यू विल हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, अदरवाइज तो क्लाइंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, सेटिस्फाई यू नीड दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सेप्टेंस नहीं हो गया, है ही नहीं उनके अंदर, देन यू विल हैव टू सी अदर मोडेलिटीज। आप कैसे जितना स्किल्ड होगे उसमें तभी आप अंदर सबकॉन्शियस माइंड में टैप कर पाओगे, नहीं तो आप कर भी नहीं पाओगे टैप। मैम, ट्रॉमा बॉन्डिंग जो होता है इस रिलेशनशिप में हो जाता है, जैसे हम बात करते हैं कि पार्टनर्स कई बार जो है उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बड़ा रीज़न ट्रॉमा बॉन्डिंग का होता है। यहाँ पर ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसी अजीब तरह की स्थिति हो जाती है बॉन्डिंग कि अपने ही दुश्मन से प्यार होना, इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स, कि जो हमें तंग कर रहा है, जिसके कारण हमें टॉर्चर है, हमें उस पर दया आ रही है, और बिकॉज ऑफ दैट दया हम निकल नहीं पा रहे इन द रिलेशनशिप। वी नो आई डोंट हैव टू लिव विद देम, आई नो आई कैन गो एनी टाइम आई वॉन्ट टू। हमें लगता है कि हमारे पास वो कंट्रोल है, नहीं, हम तो बंधे हुए हैं। वो जो इनविजिबल थ्रेड्स है ना ऑफ दिस रिलेशनशिप से हम बंधे हुए हैं, और उसने बांध के हमें कठपुतली की तरह रखा हुआ है। दैट इज व्हाई ही कॉट अस इन द फर्स्ट प्लेस, because I was me. I was supposed to be more sensitive. I was supposed to be more forgiving. I was supposed to be more decent. I was supposed to be more good. In fact, I was actually the best. इसलिए तो मेरे को लव बॉम्बिंग में डाला। But the thing is कि
मुझे नहीं अब मालूम पड़ रहा कि हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट। तो बहुत बार आपको ऐसी फैमिलीज दिखेंगी कि वे फीमेल्स विल टेल यू ओ वो ऐसा तो ही डज, या बच्चे में बोलते हैं कि मेरी मॉम को समझ ही नहीं आ रहा कि वो एब्यूजिव रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो 1% फिर लव बॉम्बिंग दिखा देंगे। जैसे ही उनको लगा कि इसको डोज की ज़रूरत है तो लव बॉम्बिंग दिखा के 99% फिर से टॉर्चर। तो वो इस उम्मीद में कि शायद एक स्माइल मिल जाए, एक मुस्कुराहट मिल जाए, एक अप्रिसिएशन मिल जाए, आप इतना कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हो, आशा में कि शायद ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी, इसी होप में आई थिंक जो भी स्पाउस होते हैं इस रिलेशनशिप में, इसी होप में कि ये ठीक हो जाएगा, ये जो पहले प्यार था वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा हमारा। आई थिंक ये एक माइंड में रहता है जो लव बॉम्बिंग पहले हो रखी है कि ये फिर से आ जाएगा, वो फिर से मिलेगा हमें, और वो लोग उसमें रहते हैं रिलेशन। फिर हमारे स्पिरिचुअल, अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी की, तो मुझे किसी लेडी ने वो गीता का वो सुनाया, बट वो सही है कि यस क्षमा करते रहना चाहिए। कि वो कुछ एक प्रसंग आता है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे कैसा नर पसंद है, कैसा प्राणी पसंद है। तो उसमें एक आधा सा श्लोक उस लेडी ने कहा था, निरंकारः सम दुख सुख क्षमे। तो जो ईगोलेस है, तो हमारे जो विक्टिम स्पाउस होते हैं एनपीडी के, वो ईगोलेस बन जाते हैं। तो निरंकारः मतलब अपने अंदर कुछ ईगो ही नहीं रखा, ईगोलेस, सम न्यूट्रल, दुख आए सुख आए, लव बॉम्बिंग हो, गैस लाइटिंग हो, सम। सो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी, क्षमा करते। तो बोल रहे हैं कि देखो हमारे तो मैं तो वही फॉलो कर रही हूँ, तो मैं क्षमा ही करती जा रही हूँ। मेरी बर्दाश्त की लिमिट, शायद भगवान मुझे मेरे पिछले जन्मों के कोई फल है, मतलब मुझे यहाँ पर चुकाने पड़ रहे हैं, तो ठीक है ना, मेरे पाप कट रहे हैं। अब आप बताइए, आप जवाब दीजिए। तो थेरेपी में मुश्किल है जवाब देना। जब एक्सेप्टेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए, जहां पर आप बिल्कुल ही अपने लिए स्टैंड लेने का सोचो भी नहीं, क्योंकि आपने हर तरीके का हेल को एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो शायद मेरे पिछले जन्मों का कर्म है और वहाँ से आ रहा है, तो अब मैं क्या ही रेजिस्ट करूँ, क्या ही रिटेलिएट करूँ। सो इट्स जस्ट टोटल एक्सेप्टेंस। वहाँ पर तो शायद तो क्षमी, तो ये फॉरगिवनेस करना, पर पहले अपने आप को फॉरगिव करो कि आपने अब्यूज बर्दाश्त किया। क्षमा किसको कर रहे हो और कब तक करोगे? और उस चक्कर में क्या होता है, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ मेस्ड अप हो जाती है। जो मैं बहुत बार लोगों को बोलती हूँ, माया मिली न राम। मैंने कहा आप भी यही हो, मैं भी इधर ही हूँ। 10 साल में देखते हैं बच्चों का आपकी पर्सनैलिटीज कैसे बनेंगी। सो यू हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। तो कई बार ये भी एक हमें कन्फ्रंटेशनल थेरेपी करनी पड़ जाती है। राइट। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मैम कि बच्चों में 5 साल की बच्ची को क्या हो सकता है, इस तरीके का भी पूछा है लोगों ने। तो आप बताएं मैम, क्या छोटे बच्चों का हो सकता है एनपीडी? हो सकता है, वो उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर हम ये डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे अभी शुरू में, क्योंकि पर्सनैलिटी फॉर्म हो रही है, मगर बच्चा जो देखेगा वो वही तो बोलेगा। अब हम और आप हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि हमने वही सीखा या हमारे एनवायरनमेंट में वो है। हम स्पेनिश में क्यों नहीं बात कर रहे? दैट डजंट मेक अस कि हमारा IQ लो है, कि हमें जर्मन नहीं आती अभी, या हम जर्मन में नहीं बात कर रहे। तो जो बच्चा देख रहा है वो तो वही पिकअप करेगा, वो सिम्टम्स है। सो अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं भाई, यू हैव टू बी वेरी फर्म, टेक अ स्टैंड, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सपोर्ट सिस्टम, अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो एंड से नो टू अब्यूज। टॉलरेंस अपनी जगह है कि एक दूसरे के आप क्वर्क्स, पर्सनैलिटी क्वर्क्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन अब्यूज नहीं एक्सेप्ट करना। फिर आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी को, आप अपने छोटे भाई बहनों को, आप औरों को क्या सिखा रहे हैं? That's so true. लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं ये बातें। हम वो फॉरगिवनेस मोड में ही रहते हैं। तो वो तो और हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे बच्चे ये देख कर के क्या सीख रहे हैं, और फिर वो इसी या तो वो उसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि अपने फादर को करते हुए देख रहे हैं, और या फिर वो मदर की तरह बिल्कुल ही लो सेल्फ एस्टीम के,
तो किसी भी चीज़ में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे और आई थिंक उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। फिर मैंने यही एग्जाम्पल वो लेडी को दिया जो उन्होंने मुझे मैंने कहा गीता में तो कितनी सुंदर बात लिखी है, इसको अपने पे अप्लाई करो ना कि निरंकारः, ईगो लेस हो जाओ। ईगो लेस का मतलब कि आप अपना मैं, आप अगर आप अपना उस इक्वेशन से निकाल भी देते हैं, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ ना। सम, दुख सुख, यानी जब आप बाहर निकलेंगी फ्रॉम दिस अब्यूजिव मैरिज, देन यू आर न्यूट्रल ना। आपको बाहर दुनिया कुछ भी कहे, आपने एक स्टैंड ले लिया, तो आप सम हैं दुख या सुख उस स्थिति में, और क्षमी, आप सबको क्षमा करते करते अपने आप को पहले फॉरगिव करो कि आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में इतने साल क्यों रहे। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो फिर वो लेडी को सच में समझ आया एंड शी टुक दैट स्टैंड। 20 years of marriage, she came out of it. She took that stand. So good, so good. तो हमारे स्क्रिप्चर्स बहुत एनरिचिंग है। That's so true, मैम। जैसे मैं भी जानती, किसी को भी बात हुई थी थोड़ा टाइम पहले, उनकी मदर इन लॉ नार्सिसिस्टिक थे। तो ये लेडी जो है बहुत सफ़र कर रही थी, पर सफ़र करने में बहुत सारा रीज़न शायद हमारा अपना ये हो जाता है कि हम अपने मोरालिटीज़ में ज़्यादा जुड़े रहते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं सिखाया कि मदर इन लॉ के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स से तो मैंने ये सीखा ही नहीं कि आपको गंदे से बात करनी है, आपको छोड़ देना है या आपको इस तरह से कुछ बोलना है। तो आप वो गलत, आप मोरालिटी और एक वैल्यूज सिस्टम को एक डिफरेंस नहीं कर पाते हो कि वैल्यूज लेना अच्छी बात है, मोरालिटी लेना अच्छी बात है, पर जहाँ कोई आपको सामने वाला एब्यूसिव बन रहा है आपके साथ और बहुत ज़्यादा आपको ट्रॉमा दे रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो योर वन ऑफ द मॉरल ड्यूटी कि आप अपने लिए खड़े हो, कि आप अपने लिए बोलो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ टोल पे आ रही है और आपकी मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी है। तो इट्स नॉट कि वहाँ पर ही रुक रही है। तो देन यू विल हैव टू सी कि आप वैल्यूज़ और मोरालिटी के नाम पर कहीं ना कहीं एक दूसरा छुपा हुआ ईगो है आपका, जो आपको वो डर है। हाँ, वो डर है और एक ईगो भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खराब नहीं हो सकती, या मेरे बारे में लोग ये ना बोले कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। ये भी है, ये मतलब अच्छी वाइफ नहीं हूँ, अच्छी बहू नहीं हूँ। तो ये भी एक रहता है कि कोई मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरे इसकी तो किस्मत खराब है, वो वांट्स टू हियर दैट, राइट, कि इसकी लाइफ में ऐसा पार्टनर मिला है, ये अच्छी इंसान नहीं है, और इस तरीके का कोई अपने बारे में कुछ भी बुरा सुनना शायद चाहता नहीं है। लेकिन यही आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज विच दिस पॉडकास्ट इज़ गिविंग, कि हमें अपनी बाउंड्रीज को बना के रखना है, एब्यूज़ नहीं लेना, और अगर हम कहीं आसपास देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें सही दिशा में गाइडेंस भी देना, कि गो एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट, गो एंड टॉक टू समवन। सो मैम, यू वेरी राइटली सेड कि हमें और ऐसे लोगों को जो विक्टिम हैं इन चीज़ों के, उनको अपनी बाउंड्रीज सेट करना, सबसे पहले तो पहचानना कि बाउंड्रीज वो बना नहीं पाए हैं और उनको बनाना कितना ज़रूरी है, और फिर अपने लिए अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना, साथ के साथ अपने बच्चों के लिए अगर फैमिली है आगे तो उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंडिंग नोट में आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को मैम कि हाउ कैन दे डील विद NPT? आइडेंटिफाई करें, अपने लिए स्टैंड लें, बाउंड्री फिक्स करें और अपने सेल्फ लव पे ध्यान दें। सबसे पहले अपने सेल्फ लव पे। आपको खुशी नहीं है, आप अनहैप्पी हो, आप दुखी हो, आपके साथ ये सब हो रहा है, क्यों होने दे रहे हैं? पहले यही क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है, एंड देन फोकस ऑन सेल्फ लव। स्टार्ट विद दैट। अपने आप से प्यार करिए, भरपूर प्यार करिए, अपने बच्चों के साथ रिलैक्स रहिए, और जब आप अपने आप को स्वयं, कहते हैं ना, निज पर शासन फिर अनुशासन, जब आप स्वयं को पकड़ लेंगे आप दुनिया को जीत जाएंगे। That's so true, मैम। सो सबसे पहले हमको खुद से प्यार करना है, फिर उसके बाद ही, अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर रहे, अगर हम अपने ऊपर ये सारा का सारा अत्याचार होने दे रहे हैं,
दैट शोज कि हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। और अगर हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे, तो दैट शोज कि हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे। तो हमें स्टार्ट करना है सेल्फ लव के साथ। बिल्कुल। और इसी नोट पे मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन इस कन्वर्सेशन को और आगे ले जाने के लिए। आई होप मेरे व्यूअर्स इससे और फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।